वह मई का आखिरी सप्ताह था। चूंकि मुंबई में गर्मी बढ़ रही थी, इसलिए मेरे दोस्त विशाल ने पिकनिक के लिए पुणे जाने का प्लान बनाया और बाकी दोस्तों को भी यह प्लान पसंद आया। इसलिए हम सभी दोस्त गाड़ी करके पुणे जाने के लिए निकले। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए लगभग कुछ घंटों में हम गांव पहुंच गए। 3 दिन तक हमने खूब मौज मस्ती की और फिर वापसी के लिए निकल पड़े। हम करीब शाम 5 बजे निकले। हंसते खेलते 2 घंटे बीत गए। तभी अचानक हमारी गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ गई। मैंने विशाल से पूछा कि क्या हुआ। विशाल इसका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि पिछले हफ्ते ही जिस कार की सर्विसिंग हुई थी वह अचानक बंद पड़ गई। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। आखिरकार हमने पास से गुजर रही एक कार को रोककर पूछ लिया कि क्या यहाँ पास में कोई मैकेनिक है। कार मालिक ने कहा कि यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर एक मैकेनिक है, आप वहां चले जाइए। फिर हम दोस्त गाड़ी को धक्का देते हुए वहां तक पहुंचे। मैकेनिक ने गाड़ी देखी और कहा, सर इसमें समय लगेगा, इंजन में कुछ खराबी है। यह सुनकर हम निराश हो गए और गाड़ी ठीक होने का इंतजार करने लगे। कार को ठीक करने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लगा। हम खड़े खड़े थक गए थे। कुछ देर के बाद मैकेनिक का फोन आया और हम निकलने के लिए तैयार हुए। विशाल गाड़ी चलाता था, लेकिन उसने कभी इतनी रात में गाड़ी नहीं चलाई थी। कार को धक्का लगाते लगाते हम थक चुके थे और अब रात के 11 बजने वाले थे। हमने तय किया कि हम रात काटने के लिए आसपास कोई छोटा सा होटल देखकर रुक जाते हैं और सुबह निकल जाएंगे। हमने उस मैकेनिक से पूछा। तभी मैकेनिक ने कहा, सर अब मेन रोड से बाईं ओर मुड़ जाइए। 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गेस्ट हाउस है, वहां आपको रुकने की जगह मिल जाएगी। विशाल ने गाड़ी स्टार्ट की और मैकेनिक के कहे अनुसार कुछ दूर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ गया। वहां सड़क घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी। ऊंचे और घने पेड़ों के कारण सड़क पर बहुत अंधेरा था। कुछ ही मिनटों में हम गेस्ट हाउस पहुंच गए। वहां गेस्ट हाउस मुख्य रूप से उस क्षेत्र का दौरा करने आने वाले सरकारी अधिकारियों, विधायकों, सांसदों के ठहरने के लिए मुख्यतः बनाया गया था। लेकिन वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। परिसर में केवल एक कार खड़ी थी। पूछताछ के बाद हमें ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा दे दिया गया। कमरा छोटा था, लेकिन हवादार था और उसमें खिड़कियां बड़ी थी। सभी लोग थके हुए थे, इसलिए जो मिला उसे खाकर सभी सो गए। लेकिन विशाल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने मोबाइल पर मूवी देख रहा था। रात के लगभग 2 बजे थे। फिल्म देखते समय अचानक विशाल को कुछ आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी व्यक्ति के तेजी से चलने की थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन फिर से वही आवाज आई। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद विशाल को एहसास हुआ कि यह अजीब सी आवाज खिड़की के उस तरफ से आ रही है। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई खिड़की के बाहर भाग रहा हो या चल रहा हो। पहले तो विशाल ने सोचा कि शायद गांव का कोई व्यक्ति होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से परिसर में घूमने का समय नहीं था। विशाल डरने वालों में से नहीं था, इसलिए वह उठा और खिड़की खोली। देखा तो बाहर घना अंधेरा था। उसने झुककर हर जगह देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। पर फिर भी वो आवाज बंद नहीं हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
उसने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और वीडियो कैमरा चालू किया और आवाज आ रही थी उसी दिशा में कैमरा घुमाने लगा। कुछ पल बीते, तभी अचानक उसकी पीठ किसी ने थपथपाई। क्या कर रहा है विशाल? अचानक स्पर्श और आवाज से विशाल अचानक चौंक गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह हमारा दोस्त आनंद था। विशाल ने अपने आप को संभाला और बोला कि कुछ नहीं, चल जाकर सोते हैं। विशाल ने खिड़की बंद कर दी और आनंद के बगल में आकर लेट गया। उसने दोबारा मोबाइल उठाया यह देखने के लिए कि क्या शूट हुआ है, और जो उसने देखा वह कल्पना से परे था। जो शूट हुआ वो देखकर उसके पसीने छुड़ गए। विशाल ने तुरंत सबको जगाया और जो शूट हुआ वो दिखाया। एक लाल रंग की आकृति जो किसी आदमी की तरह दिख रही थी, एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी। हम में से एक ने कहा कि थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाओ, पता चल जाएगा कौन है। विशाल ने ब्राइटनेस बढ़ा दी और फिर हमने जो देखा वो देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। पूरी तरह से जला हुआ शरीर, खून से सने कपड़े, आधे भाग से जला हुआ और क्षत विक्षिप्त चेहरा। आखिर ये है क्या? लेकिन विशाल बहुत निडर था। उसने कहा जो शूट हुआ है वो सभी को पता चलना चाहिए। उसने किसी की बात नहीं सुनी और अपना मोबाइल फोन बंद कर जेब में रख लिया। हर कोई डरा हुआ था। इतने थकान के बाद भी डर के कारण एक क्षण में सबकी सारी थकान और नींद उड़ गई। हम में से कोई भी उस रात को सो नहीं सका। जैसे सुबह होने लगी हम जल्दी से उठे और वापस जाने का फैसला किया। सब कुछ निपटा कर हम उस गेस्ट हाउस से निकले। सभी ने एक बार फिर से विशाल से वीडियो डिलीट करने का आग्रह किया, लेकिन विशाल ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह सभी को वीडियो दिखाना चाहता था। विशाल की जिद के कारण हम सब चुप हो गए। उस घटना की वजह से कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। हमारे मुख्य सड़क पर पहुंचने से ठीक 10 मिनट पहले कुछ अजीब हुआ। देखते देखते आसमान भर गया, घने बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। यह देखकर हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि थोड़ी देर पहले आसमान बिल्कुल साफ था और मौसम इतनी जल्दी बदल गया था। सड़क के किनारे घनी झाड़ियां होने के कारण सड़क पर बहुत अंधेरा था। अचानक मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी और मैंने जो देखा वो देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने देखा वही खिड़की के बाहर वाली आकृति हमारा पीछा कर रही थी। मैंने डरी हुई आवाज में विशाल से कहा, विशाल पीछे देख, आज हमारी कोई खैर नहीं। विशाल ने मिरर में देखा, कार को फुल स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। मूसलाधार बारिश के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। चूंकि सड़क हमारे लिए अज्ञात थी, इसलिए हमें कोई गड्ढे और मोड़ पता नहीं थे, और जो नहीं होना था वही हुआ। अचानक विशाल ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार 20 फीट नीचे नाले में जा गिरी। जब होश आया तो अस्पताल में था। आंख खुलते ही वह घटना याद आई। सिर पर जोर से चोट लगने के कारण मैं उठ नहीं पा रहा था। दोस्तों के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि सभी ठीक है, जान में जान आई। कुछ दिन बाद हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। सबसे अजीब बात यह है कि उस हादसे में विशाल का मोबाइल पूरी तरह से टूट गया था। हमने उस मोबाइल से डेटा निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल सका। विशाल यही नहीं रुका, उसने उस गेस्ट हाउस के बारे में बहुत जानकारी निकाली। तब हमें पता चला
कि वह एक सरकारी गेस्ट हाउस है, लेकिन सरकारी अधिकारी वहां जाना टालते हैं क्योंकि कई लोगों को वहां ऐसे अमानवीय अनुभव बहुत बार हो चुके हैं। इसलिए आमतौर पर सभी अधिकारी वहां जाने से बचते हैं। आश्रय लेने से पहले किसी भी स्थान के बारे में अच्छी तरह जान लेना हमेशा बेहतर होता है। जैसा कि वो कहते हैं ना, काल आया था लेकिन वक्त नहीं आया था। शायद इसीलिए हम मौत के दरवाजे से वापस आ पाए।